हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस का मतलब ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से रिवीजन करने वाले, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं कंटेंट्स के तौर पर, ये सारे हम टॉपिक पढ़ेंगे। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या है। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आपको एक सवाल आएगा कि सर ये हाईलाइटेड क्यों है। तो बच्चों, ये हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि मैंने यही नोट्स जो है अपने मेन लेक्चर्स के लिए रिकॉर्ड करे थे। मेन लेक्चर्स इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से। आप वहां पे जाइए, वहां पे आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। और ये हाईलाइटेड पोर्शन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमको एक बार रीड कर लेने अच्छे से चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर को, हमारे प्यारा सा छोटा सा चैप्टर प्लानिंग। देखो बच्चों, एक सिंपल सी चीज है, जिंदगी में हमारे पास कुछ टारगेट होते हैं जो हमको अचीव करने हैं। आप क्लास 12 में आए हो, आपका टारगेट है एक अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपना करियर सक्सेसफुल बनाना है। वैसे ही बिजनेसेस के पास भी टारगेट होते हैं, क्या प्रॉफिट कमाना है, सेल इंक्रीज करनी है, प्रोडक्ट बढ़ाने, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। और कोई भी टारगेट ऐसे ही पूरा नहीं होता, ये आपको भी पता है। आपके 12th में ऐसे ही परसेंटेज नहीं आएंगे, आपको पूरी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, इस टाइम तक ये करोगे, सितंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, अक्टूबर में हम रिवीजन करेंगे, नवंबर से हम टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, एग्जाम देंगे, हमारा बोर्ड जो प्रिपरेशन वो अच्छे से हो जाएगी। तो वैसे ही चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मुझे भी प्लानिंग करनी पड़ती है, किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है, किस दिन क्या रिकॉर्डिंग करनी है, ये मेरी प्लानिंग चलती है। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग चलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई प्लानिंग करता है। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को, अपने रियलिटीज बनाना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ये तो बस मोटिवेशन वाली बातें जो हमने करी वो करिए। मुद्दे की चीज आती है कॉन्सेप्ट से, वो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकना, काफी जल्दबाजी में पेजेस आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या प्लानिंग का बच्चों? प्लानिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ वन लाइन का है, क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग मींस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, बस इतना सा समझ लो। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपने प्लानिंग कर ली। क्या करना है और कैसे करना है। क्लास 12 में 90% लेकर आने, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, मतलब आपको पता लग गया होगा कि इस महीने में ये करना है, ये सब्जेक्ट है, ये कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये इजी लगता है तो उस पर कम ध्यान देंगे। आया समझ में? तो क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज प्लानिंग। क्लियर हो गया? प्लानिंग क्या कोशिश करता है, जहां हम आज हैं 12th की स्टार्टिंग में, जहां हम पहुंचना चाहते हैं 90% एक अच्छी कॉलेज में, उसके बीच में एक ब्रिज बनाता है। यहाँ पे जो दूरी है इन दोनों के बीच में, इसमें ब्रिज बनाता है जिससे हम यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली पहुंच पाए। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। क्लियर हो गया? और क्योंकि प्लानिंग में आपका दिमाग लगता है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे इनोवेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप नई नई चीजों को ट्राई कर सकते हो। आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ओके। तो प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग के अंदर हम काफी सारी चीजें करने वाले हैं। जैसे कि क्या, सबसे पहले हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं। टारगेट मतलब ये कि हमको इतने परसेंटेज लेकर आना है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा टारगेट क्या होता है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाना, एक अच्छा सेल्स करना, एक अच्छा मार्केट शेयर को बिल्ड करना। फिर हम देखते हैं कि इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। ठीक है ना, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जांपल लिया जाए तो 90% लेकर आना है, तो 90% पहुंचने तक के रास्ते कौन कौन से, पेपर आउट करवा दें, ठीक है, या फिर अच्छे से पढ़ाई करें, या फिर एग्जाम के लास्ट टाइम में मेहनत करेंगे, या फिर बगल वाले से चीटिंग करेंगे। बहुत अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है ना, तो आपको कौन सा रास्ता चूज करना है वो आप डिसाइड करोगे, और फिर जो आप रास्ता चूज कर लोगे उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं हमारे टारगेट क्या है, फिर ढूंढ रहे हैं कि उस टारगेट तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से एक्शंस है जो हम ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर देखते हैं कौन सा हमारे लिए बढ़िया रहेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, और फिर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है अगर हम उस प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए तो। क्लियर हो गया? बहुत सही। तो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग
सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, दूरी को कम करने की कोशिश करता है, ब्रिज बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों क्या दे रहा है, प्लानिंग किस किस पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है और इनोवेशन पर बेस्ड है। और प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा रास्ता हम चुनने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद बच्चों उन्होंने वही बातें लिखी है, प्लानिंग के अंदर हम टारगेट सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से रास्ते को हम उस चुनेंगे उस मंजिल तक अपनी पहुंचने के लिए। क्लियर हो गया? बस इतनी सी बातें बोली है, हमारा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना ही आपको याद करना है जितना मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्लानिंग प्रोसेस। तो बच्चों कितने स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर? 7 स्टेप है। और ध्यान रखना ये प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ही होती है और आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। और अगर आपने एग्जाम में सीक्वेंस में गड़बड़ी कर दी तो आपका हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट किया जा सकता है। और ये सीबीएसई बोलता है कि मार्क्स कट करो, टीचर अपनी मर्जी से नहीं काटता, एक सीबीएसई बोलता है नंबर काटने के लिए। तो इस ध्यान रखना सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो बच्चों देखो 7 स्टेप है, एक एक करके स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। देखो कोई भी बिजनेस हम करते हैं वो क्यों करते हैं, कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना हो सकता है, सोसाइटी को सर्व करना हो सकता है, ठीक है ना, सेल्स करना हो सकता है, जो अभी वो ऑब्जेक्टिव वो आपका टारगेट होता है। आप क्लास 12 में आए हो, आपका टारगेट क्या है, एक अच्छा परसेंटेज लेकर आना है, एक अच्छे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, या फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, या फिर किसी तरह 12वीं पास होना है। तो कोई ना कोई तो आपका टारगेट होगा। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपके कुछ टारगेट्स होते हैं। और ध्यान रखना टारगेट सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, टारगेट्स हर एक किसी के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है तो डिपार्टमेंट्स फिर उस हिसाब से अपने टारगेट्स बना लेते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। ऑब्जेक्टिव सबको क्लियरली पता होना चाहिए जिससे किसी को कुछ भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो टारगेट्स को लेके। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। ये टारगेट बनाना जरूरी क्यों है? टारगेट बनाना बच्चों इसलिए जरूरी है, जब तक आपको पता नहीं होगा आपकी डेस्टिनेशन क्या है तब तक आप फिर रोड पे घूमते रहोगे। मान के चलो घर से बाहर निकलो कहीं घूमने जाने के लिए, घूमने कहाँ जाना है, कोई लोकेशन तो होनी चाहिए ना। अगर कोई लोकेशन नहीं है तो क्या रोडों पे घूमकर वापस घर पे लौट आओगे? समझ में आ रही चीज? तो अगर आपको अपना टारगेट पता हो, अपनी मंजिल पता हो, तो वहां तक पहुंचना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, फ्यूचर अनसर्टेन है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमको कंफर्म है कि बोर्ड के एग्जाम फाइनल में होंगे, मार्च के एंड में होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि होंगे ही होंगे, टर्म 1 टर्म 2 नहीं होंगे, बोर्ड कैंसिल नहीं होंगे, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? कोई कोविड की सिचुएशन कब आ जाती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो सीबीएसई ने इस बार अजम्पशन क्या ली है, देखो कोविड के केसेस है डाउन, तो हम क्या करने वाले, टर्म टू नहीं लेंगे, टर्म 1 टर्म 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, मार्च के एंड में एग्जाम्स लेंगे। तो सीबीएसई की अजम्पशन है, उसी के बेसिस पे सीबीएसई ने पूरा प्लान डिसाइड किया है इस ईयर का। ये चीज समझ में आ रही है? तो वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो वो कुछ अजम्पशंस लेता है कि ये ऐसी सिचुएशन होगी हमारे सामने, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान ड्रॉ करते हैं। तो इन अजम्पशंस को क्या बुलाया जाता है, प्रीमाइसेस बुलाया जाता है। ठीक है, अजम्पशन फोरकास्ट के बेसिस पर हो सकती है, कोई नॉलेज के बेसिस पे हो सकती है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकती है, किसी के बेसिस पे भी हम अजम्पशन ले सकते हैं और उस बेसिस पर हम अपने जो प्लान है वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड जो हमारे सामने प्रोसेस का पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो हमको हर एक तरीका पता होना चाहिए कि वो काम कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, उससे हम बाद में इवेल्युएट कर पाएंगे हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी काम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, रास्ते ढूंढो, कौन कौन से एक्शन जो हम ले सकते हैं जिससे हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद ढूंढने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इवेल्युएट करेंगे हर एक को। कैसे इवेल्युएट करेंगे, हर एक का पॉजिटिव देखेंगे, हर एक का नेगेटिव देखेंगे, हर एक से देखेंगे हमको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या नुकसान मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हर एक का पॉजिटिव हर एक का नेगेटिव का हम चेक करने वाले हैं डिटेल में थॉरोली एनालिसिस करके। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं,
सेलेक्ट करेंगे एक ऑल्टरनेटिव को। ऑल्टरनेटिव मतलब जो हमारे रास्ते ढूंढे थे ना, उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो कौन से बेस्ट को चुनेंगे, उस बेस्ट को चुनेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए फीजिबल होगा, कंफर्टेबल होगा, और जिससे कम से कम नेगेटिव चांसेस होंगे हमको खराब होने के, उसको हम चुनेंगे। और कभी कभी हो सकता है कि आप एक प्लान ना चुनो, दो प्लान ना चुनो, आप दोनों का मिक्सचर चुनो, ठीक है। वो ना एक से भले दो, तो दो प्लान को भी आप चुन सकते हो इन केस ऑफ वन बेस्ट, ठीक है। और एक चीज और, हमेशा ये प्लानिंग करते समय कैलकुलेशन नहीं होती है। कुछ कुछ जगहों पर इंट्यूशन, कुछ कुछ जगह पे जजमेंट, एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो मैनेजर कभी कभी कैलकुलेशन की जगह पर अपना एक्सपीरियंस भी यूज कर सकता है। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद बच्चों स्टेप आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आपने सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा, एक चीज और मैं बताना रह गया। ये सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। लिखा हुआ ना ये, एक सेकेंड, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में देखो बच्चों ये लिखा हुआ है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। लिखा हुआ ना रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। Which step of planning process is the point of real decision making? तो आपको बताना है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है कि हम कौन से रास्ते को चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपने रास्ता डिसाइड कर लिया, अब काम करना चालू कर दो, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। और फिर 7 पॉइंट क्या बोलता है, फॉलो अप करो। फॉलो अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं एकदम एंड में, काम कंप्लीट होने के बाद, और काम कंप्लीट होने के बाद फॉलो अप करते हैं, और अगर काम नहीं हुआ तो फिर से काम दोबारा होता है। तो इससे अच्छा है काम के दौरान ही आप क्या करो, फॉलो अप करना चालू कर दो। बीच में जिसको जो दिक्कत आ रही है उसको आप समझाते दो और काम को ठीक करते जाओ। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये 7 स्टेप होते हैं हमारे प्लानिंग प्रोसेस के। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपके केस में एग्जांपल क्या होगा, 90% हमको लेकर आने हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उनके डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो सबको क्लियरली पता होने चाहिए। सेकंड होता है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन को प्रीमिसेस बोलते हैं। तो मैनेजर जो प्लान बनाते हैं वो अजम्पशन के बेस पर होते हैं। थर्ड होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमको हर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जिससे वो काम को किया जा सकता है। उसके बाद स्टेप आता है हमारा और इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबके पॉजिटिव क्या है, सबके नेगेटिव क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम फॉलो अप करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ओके। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। और याद करने का तरीका मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, DCP ऑफ MP। DCP ऑफ MP, ये तो याद करने का तरीका है, लेकिन हम एक एक करके सीक्वेंस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो बच्चों, सबसे प्लानिंग प्रोसेस का हमारा टारगेट ही क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमको अपने टारगेट सेट करने, अपने हमको गोल सेट करने जो हमको अचीव करने हैं। तो प्लानिंग किस चीज पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करता है। और एक बात बताओ, अगर प्लानिंग करने से ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो रहे हैं तो प्लानिंग करने का फायदा ही क्या है। तो प्लानिंग किस पर फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करता है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। बच्चों सेकंड पॉइंट आ गया था, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, हमने चैप्टर 1 की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पर प्रोसेस वर्ड को समझाया था हमने, इफेक्टिव वर्ड को समझाया था, इफेक्टिवली वर्ड को समझाया था। तो प्रोसेस क्या था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या है, पांचों मैनेजमेंट फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन है। और प्लान जो हम बनाते हैं उसी के बेसिस पर बाकी सारे फंक्शंस होते हैं। प्लान के बेसिस पे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को स्टाफ करेंगे, फिर लोगों को डायरेक्ट करेंगे कैसा काम करना है, और फिर बाद में उसी को कंट्रोल करेंगे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन प्लानिंग, दे विल बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लान व्हिच हैव मेड। क्लियर हो गया, ओके। थर्ड जो हमारा आता है वो है क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव। देखो बच्चों, परवेसिव का मतलब आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल, हर जगह। तो प्लानिंग हर जगह लगती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग होती है, अलग अलग लेवल पर होती है, डिपार्टमेंट पे प्लानिंग होती है। इसके अलावा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, ठीक है। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई मंदिर हो, हर जगह प्लानिंग करी जाती है।
क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ लेवल्स के बारे में बात करिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करिए कि हर एक लेवल पे टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी, या फिर हर एक डिपार्टमेंट में आपकी क्या होती है, प्लानिंग करी जाती है। बट हाँ, इतने चीज को आपको ध्यान रखना, हर कोई प्लानिंग इक्वल नहीं करता है। टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, डिपार्टमेंट वाला पूरे डिपार्टमेंट के लिए करता है, और सुपरवाइजरी पूरे वर्कर्स के लिए करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन आपकी प्लानिंग का जो स्कोप है उतना ही होता है। आप जितने ऊंचे लेवल पर होगे आपकी प्लानिंग उतनी बड़ी होगी, और जितने छोटे लेवल पर होगे आपकी प्लानिंग उतनी छोटी होगी। क्लियर हो गया? ओके। जो हमारी फोर्थ फीचर आता है हमारा प्लानिंग का, वो क्या है? प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। देखो बच्चों, अभी आप क्लास 12 के लिए कर रहे हो प्लानिंग, उसके बाद आप क्या करोगे? कॉलेज की प्लानिंग करोगे, कॉलेज के बाद करियर की प्लानिंग करोगे, करियर के बाद शादी की प्लानिंग करोगे, शादी के बाद बच्चों की प्लानिंग करोगे, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करोगे, उसके बाद बच्चों की कॉलेज की प्लानिंग करोगे, उसके बाद बच्चों की शादी की। तो मतलब ये सर्कल चलता रहेगा। तो प्लानिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग चलती रहती है। पहले हम इस महीने की प्लानिंग करते हैं, या इस क्वार्टरली की प्लानिंग करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, एनुअली करते हैं, फिर खत्म हो गया टाइम पीरियड, फिर नया प्लान बनता है, नई सिचुएशन नया प्लान। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग एक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, वो टाइम पीरियड खत्म, एक नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, उसके नए प्लान बनते हैं। तो ये जो सीरीज है वो चलती रहती है, लूप में घूमती रहती है। क्लियर हो गया? इसलिए प्लानिंग कंटिन्यूस है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये पॉइंट पढ़ते ही मुझे हंसी आती है। भैया प्लान फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं, पास्ट के और प्रेजेंट के लिए हम नहीं बनाते हैं। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर में हमको इवेंट अचीव करने हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसलिए तो प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग भी बोला जाता है। और प्लानिंग किस पर बेस्ड होती है? हमारी फोरकास्टिंग पर बेस्ड होती है। क्लियर हो गया? सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद हमारा दो फीचर्स और आते हैं, वो क्या क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो बच्चों, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, पढ़ा था नहीं? क्या है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव? कि हम वो बेस्ट मेथड चुनते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, सबसे ज्यादा फीजिबल होता है, और लेस जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यही पढ़ा था हमने। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं प्लानिंग के अंदर कि हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है वो फॉलो करने वाले। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हर एक को इवेल्युएट करते हैं कि सबके पॉजिटिव सबके नेगेटिव देखते हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा हम चुनेंगे। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार रीड कर लेना, मजा आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या बच्चों? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग है ना, भागा दौड़ी करके नहीं करी जाती, कसरत करके नहीं करी जाती है। प्लानिंग दिमाग से करी जाती है, मेंटल एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? फोर साइड, आप कितना दूर तक देख सकते हो, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, क्या कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, और जजमेंट कि किस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें होती है। इसके अंदर हम सिस्टमैटिक और लॉजिक थिंकिंग करते हैं। ध्यान रखना, प्लानिंग के अंदर कोई भी गेस वर्क या फिर विजुअल थिंकिंग नहीं होती है। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लॉजिकली थिंकिंग हम करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये है बच्चों हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा? प्लानिंग के फीचर्स का सबसे पहला, अच्छा याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, डीसीपी ऑफ एमपी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम रिवाइज करेंगे। डी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, याद आ गया? क्लियर। सी मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक प्लान एक टाइम के लिए बनाया जाता है, टाइम खत्म, प्लान खत्म, नया टाइम नया प्लान। पी मतलब ऑल परवेसिव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक लेवल के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ना करे तो फिर प्लानिंग करना ही खराब हो जाता है। एज टाइम फॉर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए करे जाते हैं, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होता है। एम मतलब मेंटल एक्सरसाइज, के अंदर फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, जजमेंट होता है। इसके अंदर हम लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग करते हैं, गैस वर्क विजुअल थिंकिंग नहीं करते हैं। और पी स्टैंड फॉर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है, इसके बाद सारे फंक्शन उस पर ही टिके हुए होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सही। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है? वो है आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रोसेस देख ली, फीचर देख ली। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इंपॉर्टेंस याद करने का तरीका क्या है? डॉक्टर सोधी, एस डॉक्टर DRSODI, पहले हम ऐसे याद करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपको पता है कि कहां पर आपको जाना है। घर से बाहर निकलते हो, आज है ना हम कैफे चलते हैं, किसी कैफे का नाम ले लिया, मैकडोनल्ड के चलते हैं, बर्गर किंग चलते हैं, पिज्जा चलते हैं, डोमिनोज चलते हैं। ठीक है, आपको लोकेशन पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो घर से जब आप पहले बाहर निकलते हो तो आप फिर उसी रास्ते जाते हो ना, है ना, उसी रास्ते जाते हो। तो जब आपको पहले से ही पता है आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन से एक्शंस करने हैं,
तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर उसी डायरेक्शन में काम करोगे या फिर सोचोगे कि क्या करना है? पता लग गया? तो प्लानिंग में आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और जब आपको पता है कि काम को कैसे करना है तो आप वो काम करना स्टार्ट कर देते हो, आपको डायरेक्शन मिल जाता है। तो प्लान एक तरीके से हमारा गाइड के तौर पे काम करता है, जो हमको बताता है अभी आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्लियर हो गया? और अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा, तो आप जिस जो मन में आएगा वो काम करोगे, मतलब आप डायरेक्शन लेस काम करोगे। अगर आप घर से बाहर निकले कहीं घूमने जाने के लिए और आपके पास कोई लोकेशन नहीं है, तो आप रोडों पे घूमकर आ जाओगे। समझ में आ रहा है? यू विल बी डायरेक्शन लेस। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बिकॉज यू नो हाउ टू वर्क, what to work and how to work. You know that what to do and how to do, and if you have how to do, so you can directly proceed it. That's why planning provides direction in which area you want to work, in which direction you want to work. क्लियर हो गया? ओके, सेकंड पॉइंट क्या रहा बच्चों? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो बच्चों, हमको पता है फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है। आपको पता है? बिल्कुल पता है। मुझे पता है? बिल्कुल पता है। तो हम फ्यूचर में सोच सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? क्या हम सब कुछ सोच सकते हैं? नहीं, हम सब कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन कुछ तो सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम कोशिश करते हैं प्लानिंग करते समय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि क्या गंदा से गंदा वर्स से वर्स हमारे संग हो सकता है, फिर उसी हिसाब से उसके प्लान्स हम बनाकर चलते हैं। वो या ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी अपनाएंगे, प्लान बी काम नहीं करा तो प्लान सी अपनाएंगे। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। और ध्यान रखना, हमारी चीज, हम अंतर्यामी नहीं है, हम दूरदर्शी नहीं है, हम भगवान नहीं है कि हमको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वी कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क। क्लियर हो गया? तो हम इंश्योरेंस लेते हैं। आया समझ में? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, चेंजेस एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो होना है वो सो होएगा। ठीक है? बट ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लें, और उस हिसाब से क्या हमको एक्शन लेना है वो हम तैयार कर लें। क्लियर? क्योंकि हमको चेंजेस के आपसे डील तो करना ही पड़ेगा। थर्ड क्या? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बिल्कुल सही, क्योंकि प्लानिंग हम काम शुरू करने से पहले कर रहे हैं, तो जितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, जितना इनोवेशन, जितने आइडियाज आप दे सकते हो, आप उतने दीजिए। अगर काम करे तो उसको हम कॉन्क्रीट प्लान, ठोस प्लान में बदल देंगे और उस पर हम काम करना चालू कर देंगे। और ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है प्लानिंग, और क्योंकि आपके प्लान पर ही सारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सबसे टफ काम, सबसे चैलेंजिंग काम भी होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है चीज? ओके। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसके बाद बच्चों पॉइंट क्या दे रखा हमारे सामने? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? Managers synchronize the activities of different departments in such a way that they accomplish the objectives. तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं सारे डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें। यही कोशिश होती है हमारी प्लानिंग करने में, यही कोशिश होती है कोऑर्डिनेशन करने में, यही कोशिश होती है हमारी मैनेजमेंट को करने में। तो हम कोशिश करते हैं प्लान में हर एक चीज क्लियरली लिखी हो कि किस व्यक्ति का क्या काम है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, और किस लेवल का क्या काम है, टॉप का क्या काम है, मिडिल का क्या काम है, लोअर का क्या काम है। तो जब क्लैरिटी रहेगी, आई रिपीट, जब क्लैरिटी रहेगी, सबको पता होगा किसका क्या काम है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दो डिपार्टमेंट सेम काम करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोशिश यही रहती है प्लानिंग के अंदर कि हम क्या करें, क्लैरिटी रखें, सबको पता हो क्या काम करना है, तो उससे हम ओवरलैपिंग का मतलब होता है रेपिटेटिव और वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है वो कर रहे हैं, ऐसे ना करें। आपका एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे है ना, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे सामने, तो है ना, वो चैप्टर नंबर 1 है ना हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे बोलते हैं सर हम बिजनेस स्टडीज का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं। ओके। 2 महीने बाद बोले सर हम बिजनेस स्टडीज का रिवीजन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं। मतलब चैप्टर 1 वो 15 बार पढ़ लेते हैं, बाकी दूसरा चैप्टर वो 10 बार पढ़ेंगे, और जो हमारा चौथा चैप्टर होगा एक बार भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग ही बेकार है। तो जब भी वो रिवाइज करते हैं, पहले चैप्टर से रिवाइज करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जब एक चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, तो आप उसको लास्ट में रखो, अब वो चैप्टर्स पे ध्यान दो जो आपने नहीं पढ़े हैं। क्लियर हो गया? तो प्लानिंग करने से आप वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज से आप बच जाते हो, कम से कम हो जाती है, एलिमिनेट ही हो जाती है। क्लियर हो गया? ओके।
फिफ्थ पॉइंट क्या था, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका मतलब क्या जरा ये समझाते हैं आपको। बच्चों पहले कंट्रोलिंग वर्ड का मतलब समझना चाहिए। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो प्लानिंग, तो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया होगा, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। जो हमने सोचा था और जो हुआ उसको कंपेयर करना। जो हमने सोचा था और जो हुआ उसको कंपेयर करना, और ये देखना कि जो हमने सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ, जैसा हमने प्लान किया था वैसे काम हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे वो पता लगाओ, और फिर उसके बाद उन कारणों को ठीक करो कि फ्यूचर में फिर से रिपीट ना हो, फिर से हम टारगेट अचीव ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या है, जो हमने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो हमने सोचा था, जो सोचा था मतलब जो प्लान बनाए थे वैसा हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी हम कारण ढूंढ पाएंगे, तभी उसे ठीक कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो बेंचमार्क्स बनाते हैं, वो प्लानिंग बनाता है, तभी हम करेक्टिव एक्शन फ्यूचर में ले पाएंगे और जिससे हम अपने काम को ठीक कर पाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों आपको पॉइंट अच्छे से? पक्का रीड कर लेना, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग हमको गोल्स देता है, स्टैंडर्ड देता है, जिसके कंपैरिजन में जो हमने काम किया उसको कंपेयर करते हैं, डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो प्लानिंग करने से ही हम कंट्रोलिंग कर पाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सही। और बच्चों लास्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। वो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से रास्ते काम को करने के लिए, उसके बाद हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव को देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो वही लिखा हुआ प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में मदद करता है। और वो हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज्यादा फीजिबल है और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वाला है। क्लियर हो गया? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। डॉक्टर सोधी, डी स्टैंड फॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, हमारा क्या था, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है। आर का क्या था, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एस मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ओ स्टैंड फॉर ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, डी स्टैंड फॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, और आई स्टैंड फॉर प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। बिल्कुल सही, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग करने में कुछ खामियां भी रह जाती हैं, वो अच्छे से रिवाइज करेंगे। और इसको याद करने का तरीका क्या है, डॉक्टर टीसीएस, और यहाँ पे सी 2 बार है तो मेरे सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर टीसीएस कैसे है पढ़ते हैं। एक वन में वो मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब पता होना चाहिए। पहले बात है एनवायरनमेंट क्या, वातावरण। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। हमको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, हर पल बदलता रहता है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने डायमेंशंस पढ़े थे ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। स्लेक्ट याद आ रहा है? हाँ। तो हमने पढ़ा था ये डायनेमिक नेचर का होता है, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, कब टेक्नोलॉजी बदल जाए, कब कस्टमर का ट्रेंड बदल जाए, कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, कब सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है ना, कब लॉ बदल जाए। तो उस केसेस में हमने हमने प्लान बनाए थे अजम्पशन के बेसिस पर। याद आ रहा है, डेवलपिंग प्रोमिसेस, कि ये सिचुएशन होगी तो हमारे प्लान उसी पर बेस्ड होंगे। और मान के चलो फ्यूचर में सिचुएशन बदल गई, तो हमारे जो प्लान है वो एक सिचुएशन के लिए बनाए गए थे, अब वो शायद दूसरी सिचुएशन में काम ना करे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग की। लेट सपोज आपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आराम आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में हमारे एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन जुलाई में सीबीएसई बम फोड़ देगी, टर्म 1 टर्म 2 करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो सारे प्लान्स है वो बिगड़ जाएंगे, अब आपको नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपका जो पहले प्लान बन चुका है वो एक सिचुएशन के हिसाब से बना है, सिचुएशन चेंज तो आपको प्लान भी चेंज करना पड़ सकता है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? आपको प्लान बदलना पड़ेगा। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या आता है बच्चों हमारे सामने, वो जरा एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे सामने, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी।
क्या मतलब है रिजिडिटी का? रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स्ड हो जाना, जो अपने आप को चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है। देखो बच्चों, पहले पॉइंट में पढ़ा था कि प्लानिंग में नॉट वर्किंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो होती है हम एक सिचुएशन के लिए बनाते हैं, सिचुएशन चेंज तो प्लान हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो काम ना करे। तो घुमा फिरा के यही बात इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि ये काम हम करने वाले हैं, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, अब मान के चलो सिचुएशन चेंज हो गई, बट प्लान तो वही है। मैनेजर के पास ऑर्डर क्या है? प्लान को फॉलो करना। तो मैनेजर यहाँ पर वो प्लान को फॉलो करता है और वो प्लान से भटक नहीं सकता है। समझ में आ रही चीज? तो इस चक्कर में रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। यहां पर मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से वो प्लान को बदल सके। समझ में आ रही है चीज? वही यहां पर बात लिखी हुई है कि मैनेजर मे नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। और ये की लाइन है, यहां से केस बन सकता है कि मैनेजर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान डिसाइड करते हो, मैनेजर शायद उसको बदलना पड़ता है। बताओ कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की? तो आंसर होगा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट बन सकता है। मैनेजर नीड्स टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू स्कोप विद चेंज सर्कमस्टांसेस। बताओ कौन सी लिमिटेशन है? तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। मैं हूंगा तो जरूर बनाऊंगा। ओके, थर्ड जो लिमिटेशन आ रही है बच्चों हमारे सामने, वो है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अरे सर, ये तो आपने अलग अलग बातें बोल दी। इंपॉर्टेंस है बोल लो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यहां पर आप बोले प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। ऐसे कैसे? देखो बच्चों, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज मैंने तब बोला था जब प्लान बना रहे थे। अब प्लान बन चुका है, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी नहीं चलेगी। प्लान कौन बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल लोअर लेवल का काम क्या होता है? उसे इंप्लीमेंट करना। तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तुम्हारे मैनेजर साहब को या सुपरवाइजर को प्लान से डिविएट करने के लिए या फिर अपने हिसाब से काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आपको जैसा बोला गया है आप वैसे काम कीजिए। प्लानिंग करना हमारा काम है और डायरेक्शंस फॉलो करना आपका काम है। तो ऐसे केस में जो हमारे मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फिर जो लोअर सुपरवाइजर होते हैं, वो क्या होते हैं? जो बोलो भैया, आप हमको सैलरी दे रहे हो, आप हमारे अंदर था हो, तो जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। तो वो सोचते ही नहीं है फिर क्रिएटिविटी के बारे में। समझ में आ रहा है? जैसा आपने बोला हम वैसे ही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारी बात तो सुननी नहीं है। जब हमारी बात सुनोगे नहीं तो फिर हम बोले क्यों? तो ऐसे केस में जो क्रिएटिविटी वो रिड्यूस होने लग जाती है। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हमारी फिफ्थ लिमिटेशन आ रही है, वो क्या है? प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये हमारे लेवल, छोटे लेवल की प्लानिंग हो रही है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की प्लानिंग होती है। तो जब ये हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो महीनों महीनों प्लानिंग चलती है, पूरा टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि अपने प्लान बनाने में इतना टाइम लगा दिया कि इंप्लीमेंट करने का तो टाइम बचा ही नहीं। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों हमारी जो अगली लिमिटेशन आ रही है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप बोलोगे सर प्लान बनाने में क्या खर्चा हो रहा है? कॉपी पेन लो, प्लान बनाना चालू कर दो। बेटा ये आपके लेवल की प्लानिंग है। कंपनीज के लेवल में प्लानिंग के लिए मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। पुलिस वाली नहीं, काम की इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है कि काम करना ठीक रहेगा कि भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं, साइंटिस्ट लोगों को बुलाते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। खर्चा होता है, टाइम जाता है इसके अंदर। तो खर्चे दो तरीके से होते हैं, टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और दूसरा हमारा खर्चा एक्चुअल में एक्सपेंस बहुत ज्यादा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है प्लानिंग करने में। क्लियर हो गया? और जो बच्चों लास्ट हमारा लिमिटेशन है वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये पॉइंट मुझे सबसे प्यारा लगता है। भैया देखो ऐसा है, आपने ये सोच लिया कि प्लान कर लिया तो क्या काम हो जाएगा? नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा प्लान बनना और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, प्लान को बनाना और उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भैया पहले मैंने ये किया था, अभी मैं यही करूंगा, पहले भी इस प्लान को फॉलो करने से सक्सेसफुल हो गया था, इस बार भी यही फॉलो करूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं। कुछ लोग होते हैं, टॉपर ने ऐसे बोला था 4 घंटे पढ़ने के लिए, तो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा, मेरी पढ़ाई हो जाएगी। पर उसे नहीं पता बेटा तेरी लर्निंग कैपेसिटी अलग है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है। तो पहले कोई प्लान काम कर गया तो जरूरी नहीं है वो हमेशा दोबारा काम करे। तो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान्स वगैरह बनाने चाहिए।
क्लियर हो रहा आपको बच्चों पॉइंट? बहुत सही। तो ये बच्चों हमने देखी क्या, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। 6 लिमिटेशंस है जो हमने देखी। डॉक्टर टीसीएस, सबसे पहला डी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। दूसरा आर, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। फिर हमारा टीसीएस, सी स्टैंड फॉर, और टी स्टैंड फॉर टाइम कंज्यूमिंग, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, C stands for reduces creativity और S stands for does not guarantee success। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको पॉइंट अच्छे से? बहुत सही। अब बच्चों हम स्टार्ट करने वाला इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। और ये टॉपिक कंप्लीट होता ही हमारा चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। आई होप बच्चों को हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक लाइन दिखा रहा हूँ, रीड नहीं करूंगी, रीड करने में टाइम वेस्ट होगा अभी वन शॉट लेक्चर के अंदर। आपको डिटेल में समझना है तो आप कहां पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और चैप्टर को देखिए। चैप्टर सिर्फ 2 घंटे के अंदर समझाया डिटेल में। ये एक फास्ट रिवीजन है, फास्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन डिटेल में आपको लाइन बाय रीड करनी है, समझना है तो आप जाइए। सिर्फ 2 घंटे का काम है। 12 बजे बैठो, 2 बजे तक चैप्टर कंप्लीट। 2 बजे बैठो, 4 बजे तक चैप्टर कंप्लीट। रात को 10 बजे बैठो, 12 बजे तक चैप्टर कंप्लीट। पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 घंटे लगाइए, चैप्टर कंप्लीट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पर। देखो बच्चों, सबसे पहले टाइम के हिसाब से हमारे 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। लिखा हो ना, सिंगल यूज प्लान, और दूसरा क्या होता है हमारा स्टैंडिंग। क्या हो रहा है बेटा? हाँ, पहला क्या होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से पता लग रहा है एक सिंगल इवेंट के लिए, सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, सिंगल पर्पस के लिए बनाया जाता है। वो सिंगल पर्पस या सिंगल इवेंट एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, या फिर 1 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है? वो प्लान जो रेगुलर बेसिस पे, रेपिटेटिव बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल को ले लो। स्कूल का प्लान क्या होता है? अप्रैल में हमारे स्कूल खुलेंगे, कहीं पे मार्च एंड में भी स्कूल खुल जाते हैं। 15 मई तक स्कूल चलेगा, उसके बाद समर वेकेशन हो जाएंगे। जून एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे, मिड टर्म्स होंगे। उसके बाद दिवाली ब्रेक आएगी, उसके बाद विंटर ब्रेक आएगी, उसके बाद हमारे फाइनल एग्जाम होंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक को पता है ये चीज। तो ये क्या होता है? ये स्टैंडिंग प्लान होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को स्मूथली बनाने के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो रही है आपको ये चीज? ओके। और जो हमारा सिंगल यूज प्लान होता है वो नॉन रेपिटेटिव या फिर नॉन रिकरिंग नेचर के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब इसी को उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया कि सिंगल यूज प्लान हमारे बजट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, और स्टैंडिंग प्लान हमारे पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल होते हैं। अब एक एक करके सारे को डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 प्लान्स है जो हमको पढ़ने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा पॉलिसी, चौथा प्रोसीजर, पांचवा मेथड, छठा रूल, सातवां प्रोग्राम और 8वां बजट। ऐसे आपको याद करने हैं। 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। सर फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया बच्चों? ऑब्जेक्टिव ही तो प्लानिंग है। क्या हमको अचीव करना है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। वो एंड रिजल्ट, वो कैसे हम अचीव करना चाहते हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। ये हो सकता है 10% सेल इंक्रीज करना हो, ये हो सकता है 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना हो, कुछ भी हो सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कौन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? हमारा टॉप मैनेजमेंट। और उसी बेसिस पर सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। और यहाँ पे लास्ट बात उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ऑब्जेक्टिव्स को जितना नंबर्स में, जितना क्वांटिटी में आप क्लासिफाई करोगे, उतना क्लियर सबको समझ में आएगा। अब ये बोलो हमारे कस्टमर खुश रहने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई रहने चाहिए, तो ये कौन सा गोल हुआ भैया? आपको नंबर्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा चीजों के। हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको ये करना है, हमको इतने कस्टमर से बात करनी है, तो पर नंबर्स में जितना ऑब्जेक्टिव हो उतना क्लियर रहता है। क्लियर हो रहा है? ओके। सेकंड बच्चों जो हमारा टाइप ऑफ प्लान आ रहा है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? रणनीति क्या है आपकी आगे की? बताइए। आप पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा होगा, आपके आगे की रणनीति क्या, आप कैसे इलेक्शन जीतने वाले हो। तो स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली हम 3 चीजें देखते हैं। पहला, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, कौन कौन से एक्शंस हमको करने पड़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और तीसरा, कौन कौन सी रिसोर्सेज लगेंगी वो काम को करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव,
कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हम करने वाले हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज को हमको एलोकेट करना है। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो जाता है। इसके अंदर हम सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं कि कौन सा टारगेट कैसे अचीव होगा, कौन कौन सी चीजें हमको फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, कि किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे कस्टमर कौन है, वो कौन से प्रोडक्ट चाहते हैं, कैसे हम कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है, आप डिटेल में पूरी एनालिसिस कर रहे हो, तब जाके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, सेल्स ज्यादा होना। सेल्स करने के लिए सारे एक्शंस आप लोगे, है ना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, प्राइस डिसाइड करोगे, कैसे पहुंचाना है वो डिसाइड करोगे, एडवर्टाइज कैसे करोगे, ये सारी चीजें, और कितना पैसा कितने रिसोर्सेस इसके अंदर लगेंगे। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, बहुत सही। तीसरा, पॉलिसी। सिंपल सी चीज, पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट का मतलब होता है गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी कोई भी काम करने से पहले। जैसे आपने पॉलिसी बनाई है परचेज पॉलिसी, कि कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहला, वो सामान सिर्फ एक के पास है, 10 लोगों के पास है। दूसरा, 10 लोगों के पास है तो कितने लोगों से खरीदना है आपको, एक से खरीदना, दो से खरीदना है, सारे से खरीदना है, ठीक है। तीसरा, प्राइस कंपेयर कीजिए, कौन से से आप वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है ना, एडवांस पेमेंट कितना होगा, प्री पेमेंट कितना होगा, कितना पोस्ट पेमेंट होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिसाइड करोगे। तो ये क्या है, एक पॉलिसी है परचेज करने की। वैसे क्या होता है, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, सिलेक्शन पॉलिसी होती है। कोई भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले आप उससे रिज्यूम मंगवाते हो, उसके बाद आप उसका टेस्ट लेते हो, फिर इंटरव्यू लेते हो, फिर आप उसका चेक करते हो कि वो काबिल है कि नहीं काम करने के लिए। तो ये क्या, एक पॉलिसी बना रखी है कि ऐसे हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं। आप किसी होटल में जाइए, आप किसी रिसेप्शनिस्ट से उनका नंबर मांगिए, या फिर किसी एम्प्लॉय से उनका नंबर मांगिए, तो वो क्या बोलते हैं, सर हम आपको अपना पर्सनल डिटेल नहीं दे सकते, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। आप बैंक में जाइए, अपने किसी रिश्तेदार के बैंक अकाउंट की खाते की डिटेल मांगिए, तो वो मना कर देंगे। क्यों बोलेंगे, सर ये बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है, हम किसी और कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। तो ये क्या है कि पॉलिसी है। पॉलिसी आपको ये बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपको कस्टमर ने आके बोला मुझे उस बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, यार रूल में ऐसा लिखा था कि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देनी। समझ में आया, कहीं पर पॉलिसी होती है कस्टमर फर्स्ट। तो कोई भी सिचुएशन आती है वो कस्टमर को पहले रखते हैं, कस्टमर की बातें सारी मानते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये गाइडलाइंस होती है जो मैंने जो गाइड करती है कैसे आपको हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है काम करने की, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। पॉलिसी मेजरली दो तरीके की हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं, एक होती है हमारी मेजर पॉलिसी, होती है हमारी माइनर पॉलिसी। मेजर पॉलिसी बाहर वालों के लिए बनाते हैं, जैसे कस्टमर से हमारे क्या रिलेशन होने चाहिए, सप्लायर से हमारे क्या रिलेशन होने चाहिए, कंपेटिटर्स हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए। और जो माइनर पॉलिसी होती है वो इंटरनल के लिए होती है, ऑपरेशंस के लिए होती है, कि एम्प्लॉयज के लिए क्या है, मैनेजर्स के लिए क्या है, सुपरवाइजर्स के लिए क्या है। समझ में आया, मगज में आया, ओके, याद तो नहीं दिलाओ, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा बच्चों पॉलिसी। तीसरा आता हमारा प्रोसीजर। देखो बच्चों, हम बोलते हैं कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमको बेस्ट तरीका ढूंढना होता है, ठीक है ना, बहुत एक्शन। तो वो काम को करना कैसे, उसके स्टेप्स बताना प्रोसीजर बताता है। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं वो बताता है हमारा प्रोसीजर। जैसे कि आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो कैसे आप अप्लाई करते हो, कैसे पासपोर्ट बनवाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओगे, उसके बाद आप फीस जमा करोगे, फिर आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, उसके बाद पुलिस वाले घर पर आके वेरिफिकेशन करेंगे, तब जाके आपका पासपोर्ट बनकर आएगा। आपको लाइसेंस बनवाना हो तो क्या होगा, पहले आप एप्लीकेशन दोगे, फिर लर्नर लाइसेंस बनेगा, फिर आपका परमानेंट लाइसेंस बनेगा। आ रहा है समझ में ये चीज। तो ये क्या है, प्रोसीजर है जो आपको बताता है पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इन शॉर्ट आपको सीक्वेंस में बताते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं कि क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है सिचुएशन, ओके, पक्का। हाँ, तो पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या काम करने होते हैं ये आपको प्रोसीजर बताता है। आ रहा है ये बात समझ में, बताया था ना प्लान, वो पॉलिसी के अंदर कैसे सेलेक्ट करना है, क्या है क्या नहीं है, तो आप स्टेप्स में काम करते हो, तो स्टेप क्या है, वो आपके प्रोसीजर है। क्लियर हुई आपको ये चीज, ओके।
और प्रोसीजर हम मेनली इंटरनल्स के लिए बनाते हैं, मतलब अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं कि आपको ये काम फॉलो करना पड़ेगा। ओके, प्रोसीजर हो गया, फिर आता हमारा मेथड। अब ये सर मेथड का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर में हमने बोला था स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है, स्टेप 5 ये है। अब उन स्टेप को किससे करना है वो मेथड बताएगा। आपने बोल दिया स्टेप 1 आपका ये है कि आपको अप्लाई करना है, अप्लाई आपको कैसे करना है वो मेथड बताएगा। ऑफलाइन जाके अप्लाई करना है, ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, कैसे करना है। आपको ऑर्डर देना है तो ऑर्डर कैसे देना है वो मेथड बताएगा। फोन पर देना है, वहां जाकर सामान खरीद के लेकर आना है, ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कैसे करना है वो मेथड बताएगा। प्रोसीजर बताता है स्टेप ये काम करना है, मेथड बताता है ये काम को कैसे करना है। आया क्लियर? और अगर एक सबसे बढ़िया मेथड आपने चुन लिया तो आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका मनी सब बचेगा और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज हमने हल्की हल्की कहां पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और मेथड स्टडी के अंदर पढ़ी। याद आ रहा है कुछ? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या होता है? कोई भी काम करने से पहले आपको उसकी साइंटिफिक एनालिसिस करनी चाहिए और वन बेस्ट मेथड से काम करना चाहिए। वैसे ही मेथड स्टडी के अंदर भी हमने सेम यही पढ़ा था, वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट रूल। रूल क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं। रूल आपको क्लियरली ये बताता है ये काम होना है, ये काम नहीं होना है। जैसे स्कूल में क्या बोलते हैं? 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 11 बजे के बाद कोई आया तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ये रूल है। रूल आपको क्लियरली बताता है ये काम ऐसे होना चाहिए या ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना है फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये बदलते नहीं है, मनमानी नहीं होती है। ऐसा नहीं सिचुएशन के हिसाब से रूल बदलते हैं, रूल सेम रहता है। बट हाँ ध्यान रखना, पॉलिसी बदल जाए तो फिर रूल बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैफिक, आपको रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना, ये रूल आपके लिए भी है और ये रूल मेरे लिए भी है। लेकिन एम्बुलेंस आती है तो रेड क्रॉस कर जाती है, तो क्या है? वहां पर रूल बदल जाता है क्योंकि पॉलिसी अलग है। इमरजेंसी सिचुएशन अगर है तो रूल किसी काम के नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। गैंग प्लान पढ़ा है ना आपने? गैंग प्लान, वैसे आपको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? रूल है। लेकिन इमरजेंसी है, पॉलिसी बदल गई तो आपका रूल भी बदल जाएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान होते हैं, बदलते नहीं है जब तक कि पॉलिसी ना बदले। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब यहां पर क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इवेंट जो आपको ऑर्गेनाइज करना है और इसके अंदर ही आपके सारे प्लान्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल की फेट ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले बजट डिसाइड होगा, कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे ऐसे काम होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर क्या होंगे, क्या मेथड हमको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या हमारी पॉलिसी है। तो सारी चीजें एक प्रोग्राम के अंदर आ जाती है। इसके नाम डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम इज अ डिटेल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ बच्चों? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ये कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल है, टास्क है, कितना लगेगा, कितना सारा नहीं लगेगा। माइन्यूटेस्ट डिटेल, मतलब छोटी से छोटी डिटेल भी किसके अंदर चेक करी जाती है? हमारी प्लानिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर चेक करी जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लगभग हमको 48 मिनट्स हो चुके हैं, बस 2 मिनट का टॉपिक और बचा है। 50 मिनट के अंदर हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया और लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आपको पता है 2 घंटे आपको इन्वेस्ट करना, आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बजट क्या बोलता है बच्चों? तो बजट सिंपल सी बात बोलता है। बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं होता बच्चों, एक स्टेटमेंट होता है, पेपर का टुकड़ा होता है जिसके अंदर आप आने वाले रिजल्ट्स को लिखते हो न्यूमेरिकल टर्म्स में। जैसे कि हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम इतनी सेल्स करेंगे, हमको इतने लोग चाहिए ऑफ सीजन में, इतने लोग चाहिए हमको सीजन के टाइम में। तो बजट आपको हर एक चीज को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करता है और आप प्लान बनाते हो उस चीज से। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे आपने बजट बनाया 40,000 यूनिट बनानी है, तो 40,000 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका हम अलग बजट बनाएंगे, परचेज बजट। फिर उसका हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। फिर प्रोडक्शन करते आपको पता है कि कुछ चीजें हमारी खराब भी हो जाती हैं, तो प्रोडक्शन के हिसाब से हमको थोड़ा ज्यादा सामान खरीद के लाना पड़ेगा। 40,000 के हिसाब से नहीं, 42,000 के हिसाब से हमको सामान खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बजट के अंदर आप बताते हो।
समझ में आ रही चीज है। और बजट बनाने से बाद में क्या होता है, कंपैरिजन आप आराम से कर पाते हो। ये हमने सोचा था, ये हमारा काम हुआ है, तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है कि हमारा टारगेट उस हिसाब से अचीव नहीं हुआ, तो कहाँ गड़बड़ हुई है। तो बजट को हम एज अ कंट्रोल डिवाइस भी यूज कर लेते हैं, कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है क्या हमारा प्यारा सा बजट। समझ में आया बच्चों? ओके। तो बजट के अंदर हम फोरकास्ट करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी होगी। और एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों कैश बजट का, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कैश इनफ्लो कहां से होगा, कैश आउटफ्लो कहां से होगा, हमारे पास कैश कितना बचेगा। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर प्लानिंग, जो कि हमने 50 मिनट के अंदर डिटेल में रिवाइज कर लिया। और ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। और सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है 22-23 का, उसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। अभी समय बताओ टाइम कितना हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं और हमने रात को 12 बजे अपना टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आप भी क्या करने वाले हैं, रात को 10 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, जिसके अंदर हम अगले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखेंगे या कोई और लेक्चर देखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना, रिवाइज करना एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद, जय भारत।